अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, आज कौमी सलामती कमेटी का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में एक अहम इजलास हुआ। सिविल और अस्करी क़यादत के साथ साथ ऑपोजिशन ने भी इस इजलास में शिरकत की है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस मीटिंग से मुतमईन नजर आए। कौमी सलामती के इजलास में सियासी क़यादत को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद मुमकिना मंजरनामे और पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी है। नाज़रीन, आज की ये मीटिंग कितनी अहम है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और हमेशा की तरह मेरे साथ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच भी हैं। अदील, मैं प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। एक तो बताइएगा, जो आज की कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ कितना अहम है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और उसमें आज कौन कौन शरीक था? देखिए मारिया, अपोजिशन जमातें जो है ना, ये क्या डिमांड कर रही थी गुज़िश्ता चंद हफ्तों से? अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के हवाले से हमारी क्या पॉलिसी है, कश्मीर में क्या हो रहा है, बैकडोर जो हैं हो रहे हैं नहीं हो रहे, भारत के साथ मामलात जो हैं ये किस अंदाज में चल रहे हैं, अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा, उसके बाद हम अड्डे दे रहे हैं नहीं दे रहे, उसके असरात क्या होंगे। तो हमारे जो चैलेंजेस हैं और जो खतरात हैं उनसे मुतल्लिक हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। तो आज वो फिर दिन आ गया जब ये पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती, इसका इजलास, ये बहुत ही अहम इजलास था। स्पीकर इसको हेड करते हैं। इसमें जो मुल्क की आंखें, मुल्क के कान, जो ISI के सरबरा जनाब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब, उन्होंने पूरी तस्वीर सियासी क़यादत के सामने रख दी आज कि इस वक्त दुनिया की नजरें जो इस खित्ते पे लगी हुई हैं, इस वक्त जो चैलेंजेस हैं हमें, वो जिस तरह कहते हैं ना, वो MRI स्कैन पूरा स्कैन कर दिया है, रख दिया सामने, और जो मसला है, असल मसला है, उसका हल भी उन्होंने बताया है कि ये हल हो सकता है। और जो कस्टोडियन है हमारे मुल्क के दिफा के जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो भी साथ मौजूद थे। और ऐसे मौके पर यह बड़ी अहमियत का हामिल है कि जब अस्करी क़यादत बैठी है और वो जो तमाम यहाँ के जो शुरका थे, आज के तकरीबन ये 80 के करीब मैं बताऊं शुरका थे। यूं तो ये अच्छा, ये 80 शुरका क्यों थे, किस बुनियाद पे ये आए, ये भी बड़ा अहम है। देखें, जो पार्लिमानी कमेटी है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी की, इसके जो मेंबरान हैं ये 29 हैं। इसके 29 अरकान होते हैं। स्पीकर इसको हेड करते हैं। इसमें अपोजिशन के लोग भी होते हैं, इसमें हुकूमत के लोग भी होते हैं, वुज़रा होते हैं। अच्छा, जो अपोजिशन बार बार ये कह रही थी ना, हमें एतमाद में लिया जाए, अपोजिशन जमातों को कहा गया आप ऐसा करें, अपनी मर्जी के जो लीडर हैं उनको आप नॉमिनेट करें। खास तौर पे जो मुल्क की सलामती, इन इशूज पर ज्यादा उनकी जो तवज्जो भी होती है, जो बात करते हैं ज्यादा, उन्होंने अपनी मर्जी से लोग नॉमिनेट किए और ये बन गए 80। अब ये 80 लोग आज मौजूद थे पार्लियामेंट में और वहां पर उनको बताया गया कि हमारे इंटरनल चैलेंजेस क्या हैं, हमारे एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या हैं। और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कीजिएगा कि अंदरूनी और जो बैरूनी चैलेंजेस हैं वो क्या हैं। अच्छा, देखें, अंदरूनी चैलेंजेस और बैरूनी चैलेंजेस है ना, ये जाहिर है एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं। इनका जो हल है ये भी बड़ा अहम है। ये चैलेंजेस, जो बैरूनी चैलेंजेस हैं, बुनियादी तौर पर अंदरूनी मामलात पर असरअंदाज वो होते हैं ज्यादा, उन पर भी हम बात करते हैं। लेकिन जो इंटरनल चैलेंजेस हैं, इसके हवाले से जनरल फैज हमीद साहब जो हैं, जो ISI के सरबराह हैं, उनके विजन के मुताबिक अभी पिछले दिनों एक इजलास हुआ। मैं ये क्यों कह रहा हूं उनके विजन के मुताबिक, कि पाकिस्तान में इतनी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो काम कर रही हैं। बिल्कुल, एयर इंटेलिजेंस, नेवल इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, FIA भी एक एजेंसी के तौर पर चूंकि इसको ट्रीट होती है। तो एक जो नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का, आपको याद होगा, हमने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, एक इजलास हुआ था ISI हेडक्वार्टर में और प्राइम मिनिस्टर गए थे उसमें। हाँ। उसमें फिर उनको ब्रीफिंग हुई थी। मकसद ये था कि तमाम एजेंसियां एक तस्वीर पेश करें जो वो काम कर रही हैं, इसको इंटीग्रेट किया गया चीजों को। इसका फायदा क्या हुआ? इसका एक ही इजलास हालांकि अभी तक हुआ है। जनवरी में कमेटी बनती है और उसका इजलास अब से चंद दिन पहले होता है। इसका फायदा क्या हुआ? देखें, लाहौर में ब्लास्ट हुआ। लाहौर ब्लास्ट के 4 दिन बाद
लोग पकड़े गए। लोग जब 4 दिन बाद पकड़े गए, Action ट्रेल process पकड़ी कैसे गई, ये लोग किससे राब्ते में थे, कौन फंडिंग कर रहा था, ये सिर्फ 4 दिनों में चीज सामने आ गई। तो ये है वो इंटरनल चैलेंजेस से निपटने के लिए ये जो जनरल फैज हमीद साहब ने ये जो इनिशिएटिव लिया, वो इसके कन्वीनर भी हैं और प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं इस कमेटी को, और इस कमेटी ने डिलीवर करना शुरू कर दिया। यानी एक तो होता ना सिर्फ किताबों में कमेटियां बन जाती हैं, इसने डिलीवर करना शुरू कर दिया और उसका नतीजा लाहौर बम धमाके के बाद इतनी जल्दी इन अनासर पर हाथ पड़ना, इसका मजर है। अब आते हैं बैरूनी चैलेंजेस पे। अब देखें मारिया, जब रियासत पाकिस्तान ने यह डिसाइड कर लिया ना कि हमने खुददारी से जीना है, बिल्कुल, अब हमने कोई डिक्टेशन नहीं लेनी, हमने डू मोर, वो जिस तरह वो कहते थे ना, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा जबरदस्त खिताब किया, जो उनकी तकरीर थी कौमी असम्बली में, पूरी कौम ने वो सुनी। तो जब रियासत ये फैसला कर चुकी है कि अब नो मोर और हम खुददारी से जिएंगे, हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम सबसे पहले मुल्क की सलामती को देखेंगे, हम अपना जो मामला है इसको पहले देखेंगे, और जो अहम बात है कि हमसे बराबरी की सतह पर आकर बात करें, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब ये जो हम कह रहे हैं ना दुनिया को कि बराबरी की सतह पर हमसे बात करें, ये उन लोगों को सुनने की आदत नहीं है, हमने उनकी आदतें खराब कर दी हुई हैं। अब वो हम उन्हें कह रहे हैं आए जी हमारे साथ बराबरी की सतह पर बात करें, ये बराबरी की सतह कैसे होगी? हाँ, इस पे भी ये बहुत बड़ा अब ये बराबरी की सतह के ये जब उनको सुनने की आदत नहीं है, तो ये हमारे यहाँ बैरूनी चैलेंजेस। वो बैरूनी चैलेंजेस क्या हैं? आईएमएफ जैसा इदारे हम ट्विस्टिंग कर सकते हैं, FATF आपके सामने है, 26 पॉइंट्स पर अमल कर लिया उन्होंने और थमा दिए पॉइंट्स, फिर जी का साल है आपके पास। अब ये देखें बैरूनी चैलेंजेस हैं। अच्छा, फिर अमनो अमान की सूरत हाल ये कुव्वतें खराब करती हैं, और ये लाहौर धमाका आपने देख लिया, ये खुरा कहां जाकर निकला है। फिर इसके अलावा जो कुछ यहां पर जो सब नेशनलिस्ट लोगों पर ये जो हाथ डाल दिया जाता है, पाकिस्तान से मुतल्लिक, रियासत पाकिस्तान से मुतल्लिक, इदारों से मुतल्लिक बयानबाजी शुरू हो जाती है, तो ये इनके ऊपर हाथ रख दिया जाता है। ये भी उन्हीं बैरूनी चैलेंजेस में से एक है। तो इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से फिर आज बताया गया है कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है, हम जो अफगान अवाम का, नहीं होगी। हाँ, अफगान अवाम का जो अफगान अवाम चाहते हैं हम उसके साथ हैं। और जो सबसे अहम बात जो बैरूनी चैलेंजेस के हवाले से देखें, अफगानिस्तान में हम चाहते हैं अमन हो, अफगानिस्तान में अमन नहीं ना होगा तो फिर पाकिस्तान की खुशहाली जो है वो उस तरह से नहीं हो सकती जब तक हमारे हमसाए जो हैं वो मुस्तहकम नहीं होते। तो हम तो चाहते हैं वहां हो। तो ये सारा सियासी क़यादत को बताया गया है कि ये चीजें हैं, ये मंजरनामा बनेगा, हमारी ये प्रायोरिटीज हैं। कश्मीर के मामले पे ये हो रहा है। अदिल लोधी साहब ने ज्वाइन किया, लोधी साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया खालिद नईम लोधी साहब ने प्रोग्राम को टाइम दिया। बताइएगा जो पाकिस्तान की भी करंट सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए आज की जो मीटिंग थी कौमी सलामती की, वो कितनी सिग्निफिकेंस है उसकी? जी देखें, ये इजलास बहुत अहम था और उसकी वजह यह है कि जो जैसे अमेरिका और नेटो की अफवाज के इनकला के बाद ये खित्ता जो है एक थोड़ा सा अंडर प्रेशर है और मुख्तलिफ इसमें एक खला भी पैदा हो रहा है कुव्वत का, और उसको भरने वाली कुव्वतें गो के मौजूद हैं, लेकिन फिर भी एक ट्रांजिशन पीरियड तो है जो जिसको डिस्कस किया गया होगा। और मुझे यकीन है कि जो हमने स्टांस लिया है जिसकी कि बड़ी पजीराई हो रही है कम से कम मुल्क के अंदर और बाहर से भी, उसके जो मज़म्मरात हैं, उसके जो नताइज हैं, उनके बारे में ब्रीफिंग ज़रूर दी गई होगी। और जिस बिना पर हमने ये स्टांस लिया है और उसके जो पॉजिटिव साइड है वो सारे फैक्टर्स भी पेश किए गए होंगे। और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके जहनों में अगर कोई सवाल हो या कोई चीज़ वो क्लैरिफाई करना चाहते हो या कोई अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी मेरा ख्याल यहाँ पर हुई होगी। तो मेरा ख्याल बहुत अहम इजलास था ये, और बहुत इसमें ऐसी बातें हुई होंगी जो इस वक्त के लिहाज से बहुत अहमियत है। और ये सिर्फ दफाई अमूर ही नहीं, इसमें खारजा अमूर और जो माशी अमूर हैं वो भी ज़ेर बहस आए होंगे। जी देखें, ये इजलास बहुत अहम था। और ये जन साहब, इसमें ये बताइएगा कि वजीर आजम साहब इसमें मौजूद नहीं थे
आप इसको किस तरह से देखते हैं कि इतना अहम इजलास हो रहा है और उसमें मुल्क की सियासी क़ियादत है, उसमें मुल्क की अस्करी क़ियादत है, मुल्क को इस वक्त दरपेश खतरात से मुतल्लिक, चैलेंजेस से मुतल्लिक ब्रीफिंग हो रही है, और उसमें वज़ीर आज़म जो हैं वो एक और इवेंट में थे। इस पे हम आगे जाके वैसे बात भी करेंगे, लेकिन आप जो हैं क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म की इसमें गैर मौजूदगी, अदम मौजूदगी को कैसे देखते हैं? मेरे अपने ख्याल में तो उनको होना चाहिए था, क्योंकि ये इतना अहम इजलास जिसमें तमाम बाकी पार्टीज के हेड तकरीबन मौजूद हैं, और वहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है उनका हेड ना हो, तो ये मेरे अपने अंदाजे में कोई साहिब चीज नहीं है। बहरहाल उन्होंने, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना प्रेरोगेटिव इस्तेमाल किया है, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये तमाम ब्रीफिंग प्राइम मिनिस्टर को तो पहले से मालूम है, दी जा चुकी है, और उन्हें तमाम चीज़ों का पता है, और उन्होंने अपना स्टांस भी पेश कर दिया। लेकिन अगर वो मौजूद होते तो मेरे अपने ख्याल में शायद बेहतर। अच्छा, वैसे खालिद साहब, एक दिन पहले वजीर आजम ने अपना ही पॉलिसी बयान वैसे पार्लियामेंट में दे तो दिया था, लेकिन ये बताइएगा कि ये जो आज की कौमी सलामती की मीटिंग रही है, इसका ऑब्वियस सी बात है नेशनल इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? जी देखें, जब आपके जितने टॉप के पॉलिटिकल एंटिटीज हैं वो एक जगह मौजूद हों, आपकी टॉप की जो मिलिट्री एंटिटीज हैं वो मौजूद हों, तो नेचुरली ये इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत अहम इसको समझा जाएगा, तो नेशनल लेवल पर तो अहम ये है ही। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इसकी अहमियत तो अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अब देखना ये है कि ये चूंकि इन कैमरा था, और इसके बाद जो अंदर डिस्कशन होगी वो किस नौयत की थी, आराम से हुई है, तहम्मुल के साथ बातें सुनी गई हैं, या थोड़ा सा जज्बात का इजहार हुआ है, इसका तो शायद हमें पता शायद चल ही जाए। पाकिस्तान के जो इससे पहले भी आपको पता है जितनी भी इन कैमरा मीटिंग हुई, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बाहर निकल आती हैं, क्योंकि समा और इधर मेरा ख्याल हम इतने डिसिप्लिन नहीं है कि इन कैमरा को इन कैमरा समझे, हालांकि ऐसा होना चाहिए। तो मेरा अपना अंदाजा ये कि अगले 2 दिन में आपको काफी कुछ मालूम हो जाएगा कि यहाँ हुआ क्या था। जनरल साहब, बैकडोर के हवाले से भी कोई बातें चल रही हैं कश्मीर के मामले पे, खास तौर पे ज़ाहिर है कश्मीर के हवाले से भी वहां पर बात हुई है, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या वाकई ये बैकडोर, ये मामलात जो हैं ये चल रहे हैं, और कितने अहम हैं इस वक्त ये? देखिए जी, कश्मीर का मामला तो अहम तरीन है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के सिलसिले में, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अहम तरीन है इस खित्ते की तरक्की के सिलसिले में। तो वो तो मेरा ख्याल है कि उस पर हर वक्त बात होती रहती है। ये ट्रैक 2 और जिसको आप बैकडोर कह रहे हैं, ये तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चलता रहता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, और इसमें कश्मीर के अलावा भी बातचीत होती रहती है। एक आध ट्रैक 2 में मैं खुद भी शामिल रहा हूँ, लेकिन जो मुल्कों के दरमियान मामला तय होते हैं वो ट्रैक 2 से नहीं हो सकते। ट्रैक 2 सिर्फ इंडिया ले सकता है, इंडिया दे सकता है कि वो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, लेकिन आखिरकार जो बात है वो तो फिर ऑफिशियल लेवल पर होती है, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर होती है, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर होती है। जब तक वहां पर कोई पेशरफ्त ना हो, मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीर के सिलसिले में कोई बात आगे बढ़ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जल साहब, प्रोग्राम को टाइम दिया है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम अदील से पूछेंगे, कौमी सलामती की इतनी बड़ी बैठक होना जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत एक साथ बैठी हुई है, उसमें वज़ीर आज़म क्यों नहीं शरीक हुए? इस पर अदील से बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम ने ज्वाइन किया है सिद्दीक जान और ईसा नकवी ने, लेकिन आपकी जल्द से पहले मैं एक अदील से क्वेश्चन करना चाहूंगी। अदील, मुझे ये बताइएगा कि आज कौमी सलामती पर सिविल और अस्करी क़यादत की इतनी बड़ी बैठक हुई, उसमें इमरान खान साहब क्यों नहीं शरीक हुए? अच्छा देखें, पहले ये समझने की जरूरत है कि ये मीटिंग बुलाई क्यों गई। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अपोजिशन की फरमाइश पे ये मीटिंग बुलाई गई। अच्छा, इस मीटिंग में इससे हट के जो 29 लोग होते हैं, जो कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी है, ये स्पीकर हेड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसका हिस्सा नहीं होते। अच्छा, अब ये जो बाकी तकरीबन 51 के करीब इसमें लोग आए हैं, वो कौन लोग हैं? जिनको ये कहा गया इन सियासी जमातों को आप अपनी मर्जी के लोग नॉमिनेट करें, वो उन्होंने किए, वो आए 80 के करीब लोग बन गए।
अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ क्यों आना चाहिए था? या तो ब्रीफिंग देनी थी उन्होंने, या ब्रीफिंग लेनी थी उन्होंने। ये दोनों काम ही उन्होंने नहीं करने थे। अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जाहिर है इन सारे जो कौमी सलामती के मामलात हैं इन पर आगाह हैं, और वो हाल ही में आपने देखा कि ISI हेडक्वार्टर भी गए, और वो जो जिस तरह मैंने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन वाला मामला उसको हेड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनसे पूछेंगे, बल्कि सदीक जान से भी पूछेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नहीं गए। सदीक जान साहब, ये बताइए, अपोजिशन के बहुत से लोग अब इस पे तनकीद भी करेंगे, और अपोजिशन, बल्कि कुछ सहाफियों ने तो कुछ ट्वीट्स वगैरह किए भी हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो नहीं गए। तो अपोजिशन इसको इशू बना सकती है कि इतना बड़ा इजलास हो रहा है और PM साहब नहीं है? देखिए, मसला ये है कि अपोजिशन तो बनाती इशू, प्राइम मिनिस्टर होते तो कोई और इशू बना लेते, और आशना होना था किसी गम से बाहर तौर हमें, तुम ना होते तो किसी और से बिछड़े होते। ये इशू ना होता तो कोई और इशू होता। इशू तो उन्होंने बनाना होता है। मसला ये है कि देखें, दो तरह के एतराज़ात आ रहे हैं दिल बड़ाई साहब। एक ये आ रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं था। एक तो अपोजिशन की, और ख़ासतौर पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की बचपन से ख्वाहिश है कि किसी वक्त मैं इमरान खान के साथ बैठूँ। आप देखें, 3 साल से वही कह रहे हैं कि यार फलां इशू पे भी प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन लीडर से मुशावरत करनी होती है, तो मुझसे प्राइम मिनिस्टर बात क्यों नहीं करता। शहबाज शरीफ साहब को तो यह भी शिकवा है कि मुझे जो खत लिखते हैं वो मुशावरत के लिए एज ए अपोजिशन लीडर, तो मुझे लिखते हैं अपोजिशन लीडर, मुझे शहबाज शरीफ नहीं लिखते। मसला यह है, वो चाहते हैं कि किसी तरह से वो इमरान खान के साथ बैठें, और फिर आपको ये भी, जैसे आपने खुद बता दिया, कि एक तरफ सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, एक तरफ पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब ने फॉरेन ऑफिस में इनको ब्रीफिंग दी, मुतमईन किया। इन्होंने कहा नहीं, हमें तो जनरल फैज साहब की ज़ियारत करवाएं और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब की ज़ियारत करवाएं, हम उनके रूबरू बैठना चाहते हैं, हम उनके पहलू में बैठना चाहते हैं, वो बात करें, हम उनको सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, वो आके ब्रीफिंग दे देंगे। तो ये उनकी, जैसे आपने बताया, उनकी ख्वाहिश थी, उनकी दरख्वास्त थी, और उसके ऊपर जो है ये हुई है। मेरा ख्याल है आज हमारे साथ ईसा नकवी साहब हैं, तो बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पे ईसा नकवी साहब को सुनना चाहेंगे और उनको। नहीं, ईसा से मैं ये पूछ चाहूंगी, ईसा, जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा अपनी सॉवरेनिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, खुद मुख्तारी की उन्होंने बात की है, तो मुझे बताएं कि ऑब्वियसली इसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। जितना बोल्ड स्टेप अभी पाकिस्तान ने लिया है, तो क्या मुमकिन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और उससे निपटा किस तरह से जा सकता है? अच्छा, देखिए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होंगे, ये जिस तरीके से सिचुएशन अफगानिस्तान में अनफोल्ड हो रही है, ये उसके हिसाब से डिटरमिन होगा। एक तो अमेरिका जो है, आपको मालूम है कि जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहाँ पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पर अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। FATF के मामले को देख लें, वहाँ पर क्या हुआ, उसको अब पाकिस्तान के कौमी सलामती के मशीर हों, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हों, उसको डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं, उन्होंने डिनाई नहीं किया इस सारे मामले से। फिर इनका अमेरिका का फिर मुख्तलिफ इनके प्रोसेस हैं, जिस तरह हमें पता है कि जो USCIRF है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसमें आपको कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के ख़ास तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में डाल देंगे, और बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान को अमेरिका की उनकी ज़रूरत होती है, वो ज़ाहिर है। लेकिन जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है ना मारिया, मैं आपको बताऊँ, इसकी जो गंभीरता है, ये जितना संजीदा मसला है, इसका इदराक अभी भी मैं एटलीस्ट नहीं समझता। आज ये मामला जिस तरीके से पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न स्क्रीन्स पर डिस्कस हो रहा है, उसकी वजह यह है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो गया, वहाँ पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मौजूद थी, ये ब्रीफिंग हो गई, उसकी वजह से इसको डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है पाकिस्तान के लिए। कितनी ख़राब सूरत हाल हो सकती है, पाकिस्तान को इस वक्त क्या सूरत हाल का सामना है, आप अंदाज़ा लगाएं। पाकिस्तान एक ऐसे अफगानिस्तान से और वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत से डील कर रहा है जिसका सदर अशरफ गनी ये कहता है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन डेवलप हुई हुई है, इसमें फिजिकली कोई और मौजूद है, दिमाग पाकिस्तान का है। वहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है हमदुल्ला मुहिब, वो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाता है। वहाँ के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं अमरुल्लाह साले, उनके आप बयानात देख लें। वो जो उनके कल्चरल अफेयर्स के पहले तर्जुमान हुआ करते थे मुर्तज़वी, उनको देख लें। एक ऐसी पाकिस्तान मुखालिफ क़यादत अफगानिस्तान में बैठी हुई है जिसने आज से 6 माह बाद शायद अफगानिस्तान में होना भी नहीं। अच्छा, ईसा नकवी साहब, जिस तरह आप ये कह रहे हैं, जिस तरह तालिबान आगे बढ़ते जा रहे हैं, काबुल पे वो कब्जा कर लेते हैं, हुकूमत अपनी बना लेते हैं, और ये जो लोग अभी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये अगले 6 महीने में पता नहीं कहाँ बैठे होंगे। अच्छा, एक स्पॉयलर्स तो वो हैं जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, एक वो हैं जो अतराफ में हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर सूरत हाल जो है वो मुस्तहकम हो, वो स्पॉयलर्स हैं। ईसा नकवी साहब, आपको
अमेरिका के इनखला के बाद सूरत हाल में कोई बेहतरी नजर आ रही है? अगर तालिबान भी ऐसा बज़ाहिर तो वही लग रहा है कि वो कंट्रोल हासिल कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम उनकी जो अवाम की विश है हम उसके साथ खड़े होंगे, तो ये मामला काफी गंभीर है। देखिए, ये जो बात है ना कि कुछ स्पॉयलर्स हैं जो अफगानिस्तान में सूरत हाल मुस्तहकम होते नहीं देखना चाहते, इसका एक और एंगल मैं आपके सामने रख देता हूं कि वो सूरत हाल को मुस्तहकम होता देखना जरूर चाहते हैं, लेकिन उनका मुस्तहकम की जो डेफिनेशन है वो उनके मफाद को सूट करती है। अब भारत जो है उसका वहां पर इंटरेस्ट ये है, 20 साल उसने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अनसर्कलमेंट, पाकिस्तान की जोग्राफियाई नाकाबंदी करने की उसने इन्वेस्टमेंट की। उनका क्लेम यह है कि वहां पर $3 अरब के इन्वेस्टमेंट प्लेज कर चुके हैं। एक मुल्क जिसके साथ सरहद नहीं मिलती, जिनकी सरहदें मिलती हैं, नेपाल के साथ उनके क्या इश्यूज हैं, भूटान के साथ क्या इश्यूज हैं, म्यांमार के साथ क्या मसला है, बांग्लादेश के साथ क्या मसला है, वहां पर उनकी $3 अरब की इन्वेस्टमेंट नहीं है। अफगानिस्तान में क्यों है? और फिर उधर की जो क़यादत है वो जो गुफ्तगू कर रही है आप उसको सुन लें। अच्छा, जो कंट्रोल की बात है, देखें इस वक्त तक कोई प्रोविंस आप ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पर हैज फॉलन टू तालिबान, लेकिन बहुत सारे इस वक्त सूबे ऐसे हैं अफगानिस्तान में आउट ऑफ 34 के जिनके जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं उनका घेराव हो चुका है। और ट्यूसडे तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन 157 से 160 अजला का इफेक्टिव कंट्रोल तालिबान ले चुके हैं। जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि मार्च 2022 तक काबुल जो है वो उसको टेक ओवर कर लेंगे तालिबान। देखिए, मार्च की बात नहीं है, वो फरवरी भी हो सकता है, वो हो सकता है मई या जून हो जाए, लेकिन द फैक्ट कि इस वक्त तालिबान का टेक ओवर होता हुआ नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान को नहीं सूट करता। ये जो कहा जाता है ना भारत की तरफ से कि पाकिस्तान तो चाहता यही है कि तालिबान के हाथ में चला जाए अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने इस वक्त जो खास तौर पर एक आज फॉरेन ऑफिस ब्रीफिंग भी थी, उसके अलावा भी हम बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स में भी जाते हैं, गुफ्तगू होती है सफारतकारों से जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है इस्लामाबाद में। पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता है कि तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हो जाए। पाकिस्तान चाहता है कि वहां पर पुरअमन तरीके से ये मसला हल हो जाए, क्योंकि प्रेशर अल्टीमेटली पाकिस्तान के बॉर्डर पर आएगा। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि 4 लाख या 3 लाख अफगान महाजरीन पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए सरहद के दूसरी जानिब मौजूद हों, आप किस हद तक उसको रेसिस्ट कर सकते हैं? फिर एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। मतलब हम पार्टनर इन पीस तो बनना चाहते हैं, लेकिन हम पार्टनर इन क्राइम नहीं बनना चाहते। इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या है, मैं इस आपसे वही पूछूंगी। लेकिन सदीक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह अभी अदील ने बात की कि ये वाली आज की जो इजलास था उसमें इमरान खान साहब शरीक तो नहीं हुए, लेकिन ये अपोजिशन की फरमाइश पर यह इजलास किया गया। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या अब इसके बाद अपोजिशन क्या मुतमईन है? देखिए साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, यानी तसल्ली होगी आपके ख्याल में? यानी ठंड पड़ गई होगी, क्योंकि देखें इसमें कोई शक नहीं, उनका हक है ये जानना, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में उनको लूप में लेना चाहिए। लेकिन अब वो जो कश्मीर का सौदा हो गया जी, ये कर दिया वो कर दिया, अड्डे दे दिए, अफगानिस्तान में पता नहीं क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अब तसल्ली होगी ना? देखिए, मसला यह है कि जिन चेहरों को वो करीब से देखना चाहते थे आज उन्होंने देख लिया है, और थोड़ी काफ़ी सारी तसल्ली हो गई होगी, तबीयत खुश हो गई होगी। क्योंकि आप देखें कि ये जब इनको पार्लियामेंट में बुलाया जाता है कि आप पार्लियामेंट में आए, तो कहते हैं नहीं, पार्लियामेंट को हम नहीं मानते, जाली है, हम नहीं चलने देंगे। ये इमरान खान जाली वज़ीर आज़म है। लेकिन जब इनको कहीं पे मैस में बुलाया जाता है तो वहाँ भाग के जाते हैं, वहाँ पे जाके फिर फरमाइशें करते हैं, और फिर वहाँ पे जाके खाने शाने भी खाते हैं तसल्ली से, और वो सारे मामला, क्योंकि ये ज़ाहिर है वहाँ जाके जिस तरह की दरखास्तें डालते हैं, जिस तरह की फरमाइशें करते हैं, लेकिन वो फरमाइशें अभी तक इनकी पूरी नहीं हो रही। एक और चीज़ देखें अदील बड़ाई साहब, मैं देख रहा था कि इनके जो हामी हैं उन्होंने ट्विटर पे एक नया मामला शुरू किया, कहा कि जी पूरी बात वहाँ पे नहीं बताई गई, पूरा सच नहीं बताया गया अस्करी क़यादत की जानिब से। पहली बात तो यह है कि भाई जो ब्रीफिंग में थे, पहली बात तो है वो आके कहें ना ये बात, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो कह दिया कि हम मुतमईन हैं। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि जी पूरी बात नहीं बताई, भाई किन को पूरी बात बताएं? उनको पूरी बात बताएं जो जिनके अबाव-ए-अजदाद कहते थे कि हम पाकिस्तान बनने के जुर्म में शामिल नहीं है। उनको पूरी बात बताएं जो कहते हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लगने वाली बाढ़ उठाकर फेंक देंगे। उनको जो है वो पूरी बात बताएं जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान की साथ जमीन में दफन नहीं होंगे, मैं अफगानिस्तान की साइड पे दफन किया जाए। उनको पूरी बात बताएं जो कहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। उनको बात बताएं जो पाकिस्तान के इदारों की होने वाली ब्रीफिंग के आगे गलत इस्तेमाल करते हैं। उनके दोस्तों को बताएं जो आकर ब्रीफिंग्स लेने के बाद आगे कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज बुज़दिल है और भारत ताकतवर है। भाई बात उतनी बतानी चाहिए जितनी ये हजम भी कर सके और अपने तक रख सके। जरूरत भी 80 लोगों में जो चीजें होती हैं, जाहिर है पाकिस्तान की फौज क्यों दुनिया में मानी जाती है,
पाकिस्तान की आईएसआई क्यों दुनिया में मानी जाती है? जाहिर है पाकिस्तान की आईएसआई ने जितना काम किया है पाकिस्तान के लिए और जितना पाकिस्तान के लिए कर रहा है, आपके साथ अफगानिस्तान में 40 मुल्कों की फौज जो है, कितना वो ईसा नकवी साहब बताते रहते हैं कि कितना उन्होंने पैसा खर्च किया और एक मुल्क में वो कामयाब नहीं हो सके। आपके मुल्क की अकेली फौज ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दहशतगर्दों को शिकस्त दी। क्या हालात होते थे, और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह अमन है, दहशतगर्दी के इक्कत वाक़यात होते हैं, इंशाल्लाह वो भी खत्म होंगे। तो बात यह है कि यहाँ पे मसला यह है कि इस तरह की ब्रीफिंग्स में बहुत सारी हसास बातें माजी में ऐसी हुई जो सुनकर बाहर लीक की गई और उसके बाद ये बाहर उसका गलत इस्तेमाल किया गया। तो जितनी बात बतानी चाहिए थी मेरे वो बताई गई है और मुतमईन भी हैं। या तो शबाश शरीफ आके कहें, उनके हामी देखें ट्विटर के ऊपर कह रहे हैं जी ये नहीं किया वो नहीं किया। भाई अभी तो जो है वो पूरी ब्रीफिंग खत्म नहीं हुई, आपने पहले से कहना शुरू कर दिया है। क्योंकि वही मैं कह रहा हूं ना कि मुखालफत करनी है ना, कोई ना कोई बहाना बनाना है, कोई ना कोई इशू बनाना है तो वो बनाएंगे। लेकिन बहरहाल मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छा था। देखें अपोजिशन जो है उसको पहले भी हुकूमत, ये तीसरी बार ऐसे हो रहा है। बजट के मामले में भी फवाद चौधरी साहब ने उनको कहा था कि आप आए अपनी तजावीज़ दें। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि आए इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर आप अपनी तजावीज़ दें। और अब इस इशू के ऊपर, क्योंकि ये इशू पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के अवाम का है, हर पॉलिटिकल पार्टी का है, मेरे ख्याल अपोजिशन को मेजोरिटी का सबूत देना चाहिए और इस इशू के ऊपर कम से कम हुकूमत के साथ मिल बैठकर। अगर आपने ब्रेक पर नहीं जाना तो ईसा नकवी साहब से एक सवाल कर सकता हूँ मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी। एक मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से भी सदीक ने ये बात की है, बाद ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर एक पेज पर आना जरूरी नहीं है? जी देखें, नेशनल इंटरेस्ट पे तो आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि ये तो शुक्र है आज ब्रीफिंग दे दी, ये देनी भी चाहिए ब्रीफिंग, और ये हमारे अवाम के नुमाइंदे हैं और सियासी जमातों की अपनी मर्जी के लोग जो हैं वो बुलाए गए। लेकिन ये जिस तरह सदीक ने भी कहा ना कि ये बातें फिर इन्होंने, हालांकि ऑन ओथ होते हैं, अंदर कोई बात जो है वो आप बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इन कैमरा ये। अब ये जनरल लोधी साहब से आपने बात की पहले चंक में, जनरल लोधी साहब ने क्या कहा जी, होती तो ये इन कैमरा है लेकिन ये बाहर आ जाती हैं 2-3 दिन में। और आप ये देखिएगा कि अगले 1-2 दिन में हो सकता है कल ही ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें लीक होना शुरू हो जाएं, आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आनी शुरू हो जाएं। इन कैमरा रखने का मकसद क्या होता है? ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, ये कौमी सलामती के मामलात हैं। और वो जैसा सदीक कह रहे थे ना कि इनको बताएं, देखिए उनका हक तो है लेकिन उनकी जिम्मेदारियां भी हैं और उस जिम्मेदारी में सियासत को कौमी सलामती के जो मामलात हैं उससे दूर रखना चाहिए। पहले मुल्क है, पहले रियासत है, फिर ये बाकी तमाम चीजें। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद ईसा से भी बात करेंगे। अमेरिका को अड्डे तो पाकिस्तान ने कह दिया हम नहीं देंगे, लेकिन अब इसके बाद अमेरिका अपना असर रसूख किस तरह से रखेगा, क्या मुमकिन ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ईसा, मैं प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले आपसे सवाल करी थी। ऑब्वियसली अब जब पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है कि अड्डे नहीं दिए जाएंगे, उसके बाद अमेरिका किसी ना किसी तरीके से चाहेगा कि वो अफगानिस्तान पे अपना असर रसूख रखे, तो वो क्या मुमकिन ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है और क्या हम रेडी हैं उनको कैटर करने के लिए? अच्छा देखिए, जो अमेरिका है उसके हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है कि अमेरिका का ये इंटरेस्ट अफगानिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अच्छा। सामने वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि आप देखें जो सेंटकॉम के कमांडर हैं जनरल फ्रैंक मैकेंजी, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया, उसमें वो कहते हैं कि हम जो ओवर द हॉराइजन बेसेस किसी अड्डे की बात कर रहे हैं इस रीजन में, वो इस मकसद के लिए तो है ही नहीं कि हमने तालिबान को, अगर वो टेक ओवर कर रहे हैं काबुल का या किसी भी जगह का, हमने वहां पर टारगेट करना है। उन्होंने कहा हम तो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में अफगानिस्तान में जाकर किसी हदफ को निशाना बनाएंगे जब अफगानिस्तान की सरजमीन अमेरिका यानी कि जो होमलैंड अमेरिका है या उसके किसी इत्तहादी के ऊपर हमले की मंसूबाबंदी वहां से होगी। इसका मतलब यह है कि वहां पर जो डे टू डे इंटरफेरेंस है, अफगानिस्तान की सिचुएशन है, उसमें वो टांग नहीं अड़ाने लगा। और इसी वजह से आप देखें कि जो दौरा हुआ अशरफ गनी का, वो क्या करने गए थे? वो वहां पर अमेरिका से कहने गए थे कि हम कैसे छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपने बात की कि वहां से देखें पाकिस्तान में इस वक्त एक सोच वाज़े तौर पर मौजूद है कि अमेरिका जो विड्रॉल कर रहा है, ना ये रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल है अफगानिस्तान से, ना ही ये ऑर्डरली विड्रॉल है। अमेरिका सिर्फ इस वक्त एक चीज पर फोकस किया हुआ है उसने कि ये महफूज विड्रॉल हो, वहां से वो सेफली एग्जिट कर जाएं और जो एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर और अदरवाइज
अमेरिका जो है उसने हदफ अपना रखा है चीन को काउंटर करने के लिए वो अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करना चाहता है। अभी आपको पता है कि गुज़श्ता चंद रोज़ में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, जो इनका 7th फ्लीट है उसका एक एयरक्राफ्ट कैरियर अलॉन्ग विद सेवरल अदर नेवल वेसल्स, उनके कॉर्वेट्स, वो उन्होंने आकर जो फ्लीट 5 है बहरेन में उनको ज्वाइन किया है, और उसका मकसद भी यही है कि यहाँ से सेफली इस विड्रॉल को यकीनी बनाया जा सके। अब उनके अफगानिस्तान में ऑप्शंस एग्जैक्टली क्या होंगे, जाहिर है कि ये इतनी फ्लूइड सिचुएशन है कि इसमें हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो जाहिर है कि कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी जगह पर उनको एक ऐसा मकाम ज़रूर मिल जाए कि अगर अमेरिकन इंटरेस्ट को वहाँ पर सेफ गार्ड करना है अफगानिस्तान में जाकर, उसको मुमकिन बनाया जा सके। ईसा नकवी साहब, अब थोड़ा अफगानिस्तान से मामला मशरकी साइड पे ले आते हैं। ये बताएं कि बैकडोर से मुतल्लिक अब फिर इतलात आना शुरू हो गई हैं, कोई ट्रैक 2 चल रहा है, कोई बैकडोर चल रहे हैं, कोई कश्मीर वाली साइड पे जहां 24 तारीख को एक, उसे एपीसी तो नहीं कहा जा सकता लेकिन चलें वो एपीसी इसको क्लेम कर रहे हैं, वहां पर क्या सूरत हाल हो रही है? क्योंकि आज के इजलास में खास तौर पे कश्मीर के हवाले से और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से इस पे भी बात हुई है। तो ये जो बैकडोर वाला मामला है, गुज़श्ता 2-3 दिन से इस पे काफी ज्यादा बात हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये कब से चल रहे हैं? अच्छा देखें कि जो बैकडोर की बात होती है, पहली बात तो ये कि बैकडोर इस तरह पब्लिक डोमेन में तो होता ही नहीं है कि जिसके हवाले से कोई तस्दीक मौजूद हो। लेकिन आपको याद होगा, आप गालिबन उस ब्रीफिंग में मौजूद थे जो तर्जुमान दफ्तर खारजा की थी, उन्होंने जिसमें सवाल हुआ था कि भारत के साथ कोई बैकडोर या राबते चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि जंगी हालात में भी ममालिक के मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं, उनके दरमियान बातचीत होती है, और पाकिस्तान और भारत जो 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं जिनके दरमियान एक छोटी सी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन एक बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। ऐसे 2 न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान चाहे बराह रास्त या फिर किसी और थर्ड पार्टी के जरिए राब्ता होना वो कोई अचंभे की बात नहीं है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, जो कश्मीर में सूरत हाल चल रही है, आप अगर पिछले 1 से 1.5 महीने की डेवलपमेंट्स देख लें तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। देखें, हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ये बन रही है कि जो मशरकी सरहद है, जो मगरबी सरहद है, दोनों सरहदों के ऊपर मसाइल जो हैं वो, अब जो जम्मू हमला हुआ है, आप देखें कितने मज़हका खेज किस्म के इल्ज़ामात, और इवन उनके जो स्टेट मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स हैं रेडी, उन्होंने जो उसको बाय किया, वो कहते हैं कि जनाब ड्रोन जो है वो इस्तेमाल हुए, और वो ड्रोन वो हैं जो पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए पाकिस्तान ने चीन से लिए थे। अब ये इससे ज़्यादा मज़े का खेज इल्ज़ाम क्या हो सकता है कि जो मेडिसिन और पिज़्ज़ा को डिलीवर करने के लिए ड्रोन्स पाकिस्तान ने चीन से लिए थे, वो हैवी एक्सप्लोसिव्स को उठाकर जम्मू बेस के ऊपर हमला कर रहे थे, और ये जितने भी 8, 8.5, 9 लाख फौज है, ये वहाँ पर गालिबन शायद गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने आई हुई है। फिर तो इनका इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है, आप इनको उठा के वापस भेज दें, फ़ायदा क्या हुआ इतनी फौज का? अच्छा, जो बंकर्स की इतलात हैं वहाँ पर बनने की, जो मज़ीद इजाफी फौज भिजवाने की इतलात हैं, उसके बाद जिस किस्म की मीटिंग्स दिल्ली में चल रही हैं, एक तो मीटिंग एपीसी है जो हमने देखी है, उसका जो उससे पहले होती रही हैं और उसके बाद हुई हैं, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं इस वक्त वो शटल कर रहे हैं बाकायदा श्रीनगर के और दिल्ली के दरमियान अमित शाह की मीटिंग्स, जिसमें असल में जो मोदी साहब चाह रहे थे कि जो 14 उनकी जो प्रो जमातें हैं, ये कोई ऐसी उसके बाद कोई बात कर देंगे जो हमारे बयानिए को उससे तकवीयत मिलेगी, वो तो मिली नहीं है, वो तो धचका लगा है। उन्होंने भी कह दिया है कि जब तक वो बहाली नहीं होती जो पहले वाला स्टेटस था, तो अब जो परेशानी है वो यकीनन बढ़ गई है अपना मोदी की। जाहिर है कि परेशानी तो बढ़ेगी ना। आप अगर 5 अगस्त 2019 के बाद से ऐलान क्या किया गया था, ये इकदाम उठाए गए हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, वहाँ पर डेवलपमेंट होगी, वहाँ पर लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टेटस को तस्लीम कर लेंगे, बट द फैक्ट कि वहाँ पर उतनी ही फौज मौजूद है बल्कि इजाफी दस्ते लाए गए हैं, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर मौजूद लोगों ने इस नई सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वो तस्लीम कर लें और मामलात बिल्कुल दुरुस्त हो जाएं, फिर वहाँ पर फौज रखने की जवाज कोई वजह समझ नहीं आती। फौज वहाँ पर है, मजीद भिजवाई जा रही है, इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि जो पॉलिसी लेकर आए थे जो भारत सरकार, जो नरेंद्र मोदी पॉलिसी लेकर आया था, वो नाकाम हो गई, उसको तस्लीम नहीं किया गया। बट पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या? देखें, ये जो बैकडोर की बात चल रही है, बैकडोर के ऊपर राब्ते होते हैं, लेकिन जब आप उन चैनल्स को फॉर्मलाइज करते हैं, जब आप 2 तरफा मुज़ाकरात का आगाज करते हैं, उससे पहले
अगर पाकिस्तान कुछ ले सकता है भारत से सारे मामले पर तो ले सकता है। एक मर्तबा आप मौजूदा सिचुएशन में भारत के साथ मेज पर बैठ गए, वो एक नया स्टेटस को इस्टेब्लिश हो जाएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कोई प्रेशर एग्जर्ट कर भी सकती है, इस सूरत हाल की संगीनी के ऊपर कोई अपनी इंटरवेंशन कर भी सकती है। वो कहेंगे कि अब तो पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया, पाकिस्तान उनके साथ टेबल पर बैठ के मुज़ाकरात कर रहा है, ये बायलैटरल मामला है। क्लियर कीजिएगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो करंट सिचुएशन है कश्मीर के अंदर, उसमें अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ ऑन टेबल बैठ जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया? एक्सेप्ट इन अ सेंस कि आप मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में भी भारत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं और बैठकर इसके ऊपर बातचीत करने के, तो जो नया स्टेटस को आपके सामने 5 अगस्त के बाद से जो इस वक्त सिचुएशन मौजूद है, आपने उसको इस काबिल जरूर समझ लिया कि आप बैठकर, इसीलिए देखें जो नवंबर 2020 में पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि कौमी सलामती के मशीर ने, मोहित यूसुफ ने एक इंटरव्यू दिया था भारतीय सहाफ़ी करण थापर को। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमारी ये शराइत है कि आप मकबूजा वादी में जहां हुर्रियत लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया उनको छोड़ दें, आप वहां पर जो जिस तरीके से हैवीली मिलिटराइज्ड जोन एक जेल बनाया हुआ है इसको रिलैक्स करें, आप वहां पर जो उसका ऑटोनमस स्टेटस है 5 अगस्त के इकदाम हैं उनको रिवर्स करें। जिस तरह जाली तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बांट कर वहां पर हिंदुओं की, पंडितों की आबादकारी की जा रही है, वादी में लाने की कोशिश की जा रही है, आप इन इकदाम को रोकें तो हम पाकिस्तान आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। ये पाकिस्तान प्री कंडीशंस ना हुई तो हम नहीं बैठेंगे। अब देखें ना नकवी साहब, मारिया, ये देखें कि जो इनकी हर मर्तबा वो जो 6-7 सीटें वो जो हिंदू अक्सरियत वाले इलाकों से रह जाती हैं ना, अब ये उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो तब्दील करके ये 6-7 का मार्जिन निकालना चाहते हैं कि वहां पर जो क्योंकि वहां हुकूमत बेशक उनके कठपुतली की बने, वो होता मुसलमान ही है, तो ये अब ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस और ये सारी बातें हैं ना उस पर वो कर रहे हैं। जहां तक तल्लुक है ना बैकडोर का, और आपने जो नकवी साहब से पूछा भी कि बैठना जो है क्या उनका जो अपना मौकफ हारना है, या देखिए बैकडोर का मकसद ये है, अच्छा, जो ज्यादा से ज्यादा आप टेबल पर बैठने से पहले गेन कर लें। जब आप बैठ जाते हैं ना फिर आपके पास मार्जिन बड़ा कम रह जाता है, तो जितना आप बैकडोर में उनको मजबूर कर लें या जितना, क्योंकि इस वक्त वो प्रेशर में भी बहुत ज्यादा है, वो दुनिया को दिखा नहीं पा रहे जो भी ड्रामा उन्होंने 24 जून को भी किया है, तो अब वो जो प्रेशर उन पर यकीनन है, और बैकडोर में भी अगर ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान गेन करने में, जितना गेन करना है यही करना है, उसके बाद जब बैठ जाएंगे उसके बाद तो फॉर्मलाइज होनी है चीजें। ठीक है। अच्छा एक चीज मैं अगर आप 30 सेकंड्स अच्छा क्योंकि वो तालिबान और भारत के जो राब्ते चल रहे हैं उसके हवाले से नेक्स्ट प्रोग्राम में कर लेंगे। नाज़रीन टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना ख्याल, हाफिज़।